हेलो दोस्तों, नेशनल अड्डा पर आप सबका स्वागत है। आपको जैसे कि पता है कि जो मेरा चैनल है वो 3 कंटेंट पर काम करता है। एक तो पॉडकास्ट करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं आपके सामने। तो इसी सिलसिले में पॉडकास्ट के इस दौर में हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं, यकीनन जो कि यंग ब्लड है, नई पॉलिटिकल पारी है और बहुत हद तक आप अपने पॉलिटिकल पारी में कामयाब रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने का। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि क्या मोटिवेशन है आपका पॉलिटिक्स में आने का? देखिए, पॉलिटिक्स में मेरा आने का सबसे पहला जो मैंने अपना सोचा, बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में आने को था। और यहाँ पे जब मैं थोड़ा होश संभाला और मैंने देखा जो हमारा सिद्धार्थनगर जनपद है वो पिछड़े जनपदों की सूची में था। तो और ये जो सिद्धार्थनगर जनपद का हमारा बढ़नी ब्लॉक है जिसमें हम लोग का गांव है, घर है, ये कहीं ना कहीं और भी पिछड़े ब्लॉकों में आता है सिद्धार्थनगर जनपद के। तो यहाँ पे काफी अशिक्षा का माहौल था। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ चीजें नहीं थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब चीजों का अभाव था। इसको देखते हुए मैंने सोचा कि अगर राजनीति में हम आ जाएं तो इसको हम आगे चल के आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इसको सुधार सकते हैं। काफी हद तक युवाओं को हम रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं। और जब हम में से कोई आगे बढ़ करके इन सब चीजों पे काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं कोई और दूसरा हम लोगों के लिए मदद करने आने वाला नहीं है। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है यूथ ब्रिगेड लोहियावाहिनी। आपको ऐसा नहीं लगता बहुत कम उम्र में मिल गई आपको ये पद? देखिए, ऐसा नहीं है कम उम्र में पद, मैं ये नहीं कह सकता हूं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय था, जो उनका निर्णय है सर्वोपरि है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है। अगर आप मेरे पुराने संघर्षों को देखेंगे, जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं सोचने समझने के लायक हुआ, तब से मैंने समाजवादी पार्टी के अलावा आप कभी नहीं देख सकते कि मैंने अभी किसी और पार्टी के लिए कभी कुछ भी मैंने बोला हो या कहा हो। मैं बचपन से ही समाजवादी पार्टी के प्रति नेताजी और अखिलेश यादव जी के प्रति समर्पित रहा हूं, क्योंकि मुझे उनकी आइडियोलॉजी समझ में आती थी। जो समाजवादी विचारधारा है वो मुझे समझ में आती थी कि कहीं ना कहीं इससे ही समाज के हर वर्ग का, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। आपसे मेरा सिंपल एक क्वेश्चन होगा कि आप सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और बॉर्डर एरिया है। आपके हिसाब से आपकी भी पहले सरकार रही है, क्या कमी है सिद्धार्थनगर में? देखिए, सिद्धार्थनगर में ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुए हैं। जैसे आप देखते हैं ये जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बनी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बनी। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहीं ना कहीं नौजवानों के दिलों की धड़कन है, उन्होंने यूनिवर्सिटी बहुत कम समय में बनवा कर तैयार करवा दी। तो ये सिद्धार्थनगर जनपद के लिए बड़ा तोहफा है, बड़ा सौभाग्य की बात है कि यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी चीज समाजवादी पार्टी की सरकार में मिली। कहीं ना कहीं ज्यादा समय नहीं मिल पाया, नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार अगर होती तो आज सिद्धार्थनगर जनपद की स्थिति काफी हद तक इससे कहीं ज्यादा अच्छी होती। आपसे फिर से वही हूं, मैं अभी आगे बढ़ा नहीं हूं। मुझे यही बता दीजिए कि सिद्धार्थनगर में क्या क्या कमी है अगर फैक्टर वाइज देखा जाए तो? सिद्धार्थनगर में देखिए, कमी सबसे बड़ी है औद्योगिकरण की। यहाँ पे पलायन करने पे युवा मजबूर होते हैं। मैं शुरू से ही इस चीज को लेकर के बार बार सोचता हूं। मेरे दिमाग में जब भी मैं कभी बैठता हूं तो मेरे दिमाग में ये सोचने को आता है, क्योंकि जहां मैं रहता हूं यहाँ के आसपास के गांव के लोग, यहाँ के अगल बगल के लोग, हमारे जो हमारी सराउंडिंग होती है, सबसे पहले आदमी का दिमाग वहीं जाता है। तो मैं देखता हूं यहाँ के लोग 10-10 हजार 8-8 हजार रुपए महीने के लिए पलायन करने पर मजबूर है। कोई मुंबई जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग विदेशों में भी यहां से पलायन करके जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए चिंता का विषय है। क्योंकि अभी मैं किसी ऐसे राजनीतिक पद पे नहीं रहा कि मैं कुछ मदद कर सकूं, लेकिन जरूर मेरी सोच ऐसी है कि जब भी मुझे कभी मौका मिला पद पे बैठने का, किसी संवैधानिक पद पर बैठने का, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीजों को लेकर के, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के मैं अपने क्षेत्र में काम करूंगा। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा इस क्षेत्र का दर्द यही दिखता है कि यहाँ का युवा पलायन करने पर मजबूर है। अब अगर आपको यहाँ की जनता विधायक बना दे तो 3 पॉइंट ऐसे बता दीजिए कि जिस पर आप काम करना चाहेंगे। देखिए जी, प्रायोरिटी मतलब पहले। हाँ, देखिए, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे
काम करना चाहूंगा, मैंने आपको बताया शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूंगा। क्योंकि अगर अशिक्षा दूर हो जाएगी और आपके पास शिक्षा आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आप अपना हक मांगने के लिए खुद तैयार हो जाएंगे, आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए काफी हद तक तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला अगर मैं कोई काम करूंगा तो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दूंगा। दूसरा जो मैं काम करूंगा, मेरा जो हमेशा से मुद्दा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का। अपने क्षेत्र में मैं औद्योगिकरण करवाऊंगा जिससे कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र का विकास हो सके और जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं वो अपने क्षेत्र में ही नौकरी पा सके, उनको पलायन करने पे मजबूर ना होना पड़े। और तीसरा जो है मेरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रहेगा। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के बहुत सारे सड़कें ऐसी हैं जो आज तक आजादी के इतने वर्ष बाद तक बन नहीं पा रही हैं। तो क्या कारण है? जब देश के पास लोग हमारे प्रधानमंत्री जी पीठ अपनी थपथपाते हैं कि बहुत पैसा है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आपका वो पैसा कहां चला गया? आप देखिए, मैं तो क्षेत्र में घूमता रहता हूं, एक एक गांव, एक एक घर लगभग मैं जानता हूं अपने क्षेत्र सौदगढ़ विधानसभा क्षेत्र का। तो अभी देखिए जो ढेकारी बुजुर्ग से छोटकी ढेकारी तक एक रोड गई है। आप देखेंगे मधवा नगर गांव में एक रोड जा रही है, आपके आसपास का ही मैं बता रहा हूं। फिर एक रोड ये परसा स्टेशन के बगल से परसा गांव से होकर के अंदर बोहली की तरफ रोड जा रही है। अगर आप उस रोड पे पैदल जाने के लिए कह दिया जाए तो आपको कमर तक नहीं, घुटने तक पानी में घुस करके आपको इस समय भी जाना पड़ेगा। और बरसात की बात करें तो बरसात में तो बहुत ही पानी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अच्छा, आप हम आते हैं, आजकल आपकी पार्टी भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर के बड़ी अग्रसर है, क्या मतलब है? मायावती जी तो थी। नहीं, देखिए, हम लोग की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हम लोग अंबेडकर साहब को बिल्कुल मानते हैं और उनको लेकर के हम लोग बिल्कुल चलते हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी भी बनाई है जो हम लोग का एक फ्रंटल है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से ही सोचते हैं और उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आइडियोलॉजी आगे बढ़ाने काम करते हैं। मान लीजिए अमित शाह साहब का जो स्पीच था वो सबने सुना, तो आप लोगों ने कट पेस्ट बहुत किया उसमें। नहीं, देखिए, कट पेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, कट पेस्ट जिसने किया होगा, लेकिन उनके जो अमित शाह जी ने बोला वो कहीं ना कहीं उनके में एक गुरूर और घमंड और बाबा साहब के प्रति नफरत को दर्शा रहा था। क्योंकि जब कोई चीज हम कहते हैं एक स्लिप ऑफ टंग होता है, तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं लग रहा था, वो लग रहा था कि बाबा साहब को अपमानित करने के लिए बोला गया शब्द है। क्योंकि फैशन शब्द का यूज बाबा साहब के लिए करना कहीं ना कहीं उनका घोर अपमान है, मतलब बहुत अपमानित उनको किया गया। और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हम समाजवादी लोग तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं। हम आते हैं पीडीए पर। आपका एक पीडीए नाम का वो चल रहा है, क्या है इसका मतलब? देखिए, पीडीए का अर्थ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद ही बता रखा है। तो पीडीए का कोई एज सच डिफिनेशन नहीं है। पीडीए का डिफिनेशन यही है कि ऐसे लोग जो इस सरकार में शोषित वंचित रह गए हैं, जिनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, वही पीडीए के लोग हैं। अब आप ये बात कह रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कोटा दिया है 10% जनरल को, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ईडब्ल्यूएस कोटा जो जनरल को दिया गया उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात ये लोग करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सामाजिक रूप से आरक्षण देना चाहिए, जाति के आधार पर देना चाहिए आरक्षण। क्योंकि अभी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं तो कभी अल्कोहल का सेवन नहीं करता हूं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि अगर मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं, अगर मैं शराब पी करके किसी नाली में गिर जाता हूं और एक किसी एससी परिवार का आदमी शराब पी करके उसी नाली में मेरे साथ गिर जाता है, तो हमको लोग कहेंगे, अरे पंडित जी तू पिए लागो, मतलब भोजपुरी के लैंग्वेज में, और उसको जो है निकृष्ट भाव से देख करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सामाजिक रूप से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जात के आधार पर लोग सामाजिक रूप से देखते हैं। मेरा वही थोड़ा सा हटके है कि आप पीडीए बनाए हुए हैं और लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ,
आप लोग उसको अपनी जीत मानते हैं, लेकिन विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ आपकी गवर्नमेंट नहीं बनी, क्या दो वजह है आप बता दीजिए। देखिए, विधानसभा के इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जो उसमें हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, तो कहीं ना कहीं हम लोग की बड़ी जीत है और 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग की बड़ी जीत है और ये जनता के विश्वास का परिणाम है। और आप बात कर रहे हैं विधानसभा के उपचुनाव की, तो विधानसभा के उपचुनाव में आपने देखा किस तरह से सत्ता शासन के बल पर, आपने देखा होगा ये बंदूक के दम पर हमारे वोटर्स को रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो बंदूक के दम पर वोटर्स को रोका जा रहा है, तो हमारे जब पीडीए के वोटर्स को वोट नहीं आप डालने दोगे तो कैसे हम लोग के एमएलए बन पाएंगे। मैं आपसे इसी पे जानना चाहता हूं कि भाजपा 2 टर्म से यूपी में गवर्नमेंट बना रही है, आपके हिसाब से क्या 2 कारण है मेन। देखिए, जो भाजपा के 2 बार सरकार बनाने का मेन कारण जो मैं आपको बता दूं, वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करके बनाते हैं। किसी चीज का भय दिखा करके सरकार बना लेना और अपनी आइडियोलॉजी पे सरकार बना लेना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है तो आइडियोलॉजी पे बनी है, और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली 2 सरकारें उत्तर प्रदेश में बनी, ये भय दिखा करके सरकार बनी है। मैं इसी पे ले रहा हूं कि आपको भी भाजपा वाले ये कहते हैं कि माइनॉरिटी में आप लोग भी भय क्रिएट करते हैं कि भाजपा खा जाएगी, तो आप लोग भी उसका फायदा उठाते हैं। नहीं, देखिए, इस तरह माइनॉरिटी के लिए इस तरह का कभी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने या हम लोगों ने कभी इस तरह का कोई सोच नहीं रहता है, और ना ही हम लोग कभी इस तरह का कोई भी नेता बता दीजिए समाजवादी पार्टी का जो अपने किसी स्पीच में या किसी भी मीडिया चैनल पे या न्यूज चैनल पे बोला हो माइनॉरिटी को कि आप लोग हमें वोट दे दीजिए, नहीं तो भाजपा आपका नुकसान कर देगी। आखिरी मरहले पर हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने डिग्री कॉलेज ओपन किए हुए हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे। देखिए, डिग्री कॉलेज हमने अपने क्षेत्र में, बताया ना कि मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और शिक्षा के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 3 चीजों के लिए काम करूंगा। तो शिक्षा भी मेरे उसमें था कि मैं शिक्षा के लिए करूं, तो मैंने इसीलिए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा और आदरणीय अखिलेश यादव जी की मदद से 2016 में ये मेरा डिग्री कॉलेज पास हो गया था। माननीय माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने भी काफी मदद की इसको खोलने में। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज ये था, गर्ल्स कॉलेज था, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको सरकार से भी मदद मिली। उत्तर प्रदेश की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं इस पिछड़े क्षेत्र में मैं डिग्री कॉलेज इसीलिए खोलना चाहता था कि क्योंकि यहाँ के आसपास के कई किलोमीटर की सर्किल में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, और डिग्री कॉलेज होने के अभाव में यहाँ की लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि लड़के तो पढ़ने के लिए बाहर भी चले जाते थे, लेकिन अभी भी हमारे क्षेत्र में इतना पिछड़ापन है कि लोग लड़कियों को बाहर भेजना कम पसंद करते हैं। क्योंकि मैं लोगों से मिलता जुलता देखता रहता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा कॉलेज खोलने का उद्देश्य यही था कि लड़कियां यहाँ पे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। दादाजी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे गाधी में, और लोकल में उन्होंने बहुत दिन तक सेवा दी, तो अभी वो हयात जिंदा है। तो अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आपके जहन में हो कि आपके दादाजी से कुछ यहाँ के लोकल को सिखाया जाए, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है। देखिए, वो दादाजी मेरे गांधी आदर्श इंटर कॉलेज, जो यहाँ का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बढ़नी का है, उसके प्रिंसिपल रहे। तो कहीं ना कहीं उनका सोच हमेशा से ही बच्चों को शिक्षा देने की थी, और उन्हीं की प्रेरणा से हमारा डिग्री कॉलेज ओपन हुआ। तो कहीं ना कहीं उनकी ये सोच है कि मतलब वो हमेशा से चाहते हैं कि बच्चों वो, ज्यादातर उनका भी फोकस रहता है कि लड़कियां कैसे पढ़ें। जब वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे तो मुझे याद है कि लड़के ज्यादा संख्या में थे और लड़कियां कम संख्या में इंटर कॉलेज में हुआ करती थी। तो उन्होंने सबसे पहली अपनी सोच रखी कि लड़कियों को हम लड़कों से ज्यादा संख्या में इंटर कॉलेज में लाएंगे, और उन्होंने वो 2012-13 में प्रिंसिपल थे, मुझे याद है, वो उन्होंने उस समय करके दिखा दिया था। लड़कियां अच्छी संख्या में हो गई थी। अभी आप यंग हैं, मैं आपको 1 से 1.5 मिनट देता हूं, और पार्टी लाइन से हट करके कैमरे की तरफ देख करके यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मैसेज दे दीजिए। देखिए, यूथ को मैं सबसे अपना मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, नौजवानों के ही हाथ में भारत की बागडोर है, आज नहीं है तो कल हो जाएगी। तो आप लोग कहीं ना कहीं देखें कि, अच्छा, मैं देखता हूं कि नौजवान थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से भागते हैं, तो नौजवानों को पॉलिटिक्स से भागना नहीं चाहिए, नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे लोगों के
द्वारा रूल नहीं होना पड़ेगा जो अनपढ़ हैं या जो हमारी चीजों को नहीं समझते हैं। तो हमारे बीच में से लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और नौजवानों को कहीं ना कहीं अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। नौजवान अगर अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देगा तो उसको कहीं ना कहीं किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नौजवानों के हाथ में ही भारत का बागडोर आने वाला है और नौजवानों को सोचना चाहिए।